हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एरीना। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, टू असेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय ऑप्शन ए आरपीसी, ऑप्शन बी डीएलएल, ऑप्शन सी सिस्टम कॉल एंड ऑप्शन डी एपीआई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, system call. Here RPC stands for remote procedure call. DLL stands for dynamic link library. And API stands for application programming इंटरफेस। अब सिस्टम कॉल क्या होता है? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर प्रोग्राम्स को कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सर्विसेज को असेस कर ले थ्रू एपीआई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। अब इसे जॉब शेड्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेसेस को चूज करता है फ्रॉम द जॉब पूल और उन्हें रेडी क्यू में रखता है विच इज मेंटेन्ड in a primary memory. तो long term scheduler matches with option B job scheduling. Now second, medium term scheduler. Medium term scheduler is also called as a process swapping scheduler. It involves swapping out a process from main memory. तो ये किससे मैच होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वैपिंग से। नाउ थर्ड, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर और हम इसे डिस्पैचर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि रेडी क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस पड़े हैं ये वहां से प्रोसेस सिलेक्ट करता है और उसे डिस्पैच कर देते टू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन। तो इट्स मैचेस विद ऑप्शन सी। So the correct answer is option number D. Moving on to next question. Question number 3. Which of the following queue keeps a set of all processes residing in main memory ready and waiting to execute? क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्यू है जिसके अंदर जितने भी प्रोसेस है मेन मेमोरी में वो सारे प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं और वो रेडी स्टेट में होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं अपनी एग्जीक्यूशन का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेडी क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज थ्रूपुट इन प्रोसेस शेड्यूलिंग? ऑप्शन ए, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस। ऑप्शन बी, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू रिस्पॉन्ड। Option C, number of processes completed per unit time, and option D, time required to abort a process. The correct answer is option C. Throughput is number of processes completed per unit time. So the correct answer is option C. Now question number 5. Question number 5 एक numerical based question है। ऐसे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ये डिस्क शेड्यूलिंग का के क्वेश्चंस हैं और ये काफी पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। इन अ डिस्क सिस्टम विद 100 cylinders, द रिक्वेस्ट टू असेस द सिलेंडर अकर इन फॉलोइंग सीक्वेंस: 34, 4, 7, 19, 10, 83, 2, 6, 20 एंड 15। एज्यूमिंग दैट द हेड जो है वो करेंटली at cylinder 50, then what is the time taken to satisfy all requests if it takes 1 second to move from one cylinder
टू अनदर, और हमने कौन सा पॉलिसी यूज करनी है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ओके, अब हम इसे देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको 0 से 100 तक पहले सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती। इन शॉर्ट जितने नंबर दिए हुए हैं आप वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पहला नंबर हम एक अपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, 2, 4, फिर हमें 6 गिवन है, देन 7, देन 10, 15, 19, 20, 34, 50 एंड 83। अब वो कह रहे सिलेंडर इनिशियली प्रेजेंट है यहां पे, सिलेंडर 50 पे। अब इससे सबसे शॉर्टेस्ट टाइम कहां पे है, 34 पे। ये पहले जाएगा 34 पे। 34 से उसके पास सबसे ज्यादा पास कौन सा है, 20 पास है या 83 पास है, 20। 20 के पास फिर कौन सा है, 19। 19 के बाद 15। 15 के बाद ऑब्वियसली 10। 10 के बाद 7। 7 के बाद 6। 6 के बाद 4 एंड 4 के बाद 2, और 2 के बाद यह असेस करेगा 83 को। फाइन। अब अगर हम कैलकुलेशन इसकी करें तो यह आया 50 माइनस 34 विल गिव यू 16। 34 minus 20 will give you 14. 20 minus 19 will give you 1. 19 minus 15, 4. 15 minus 10, 5. 10 minus 7, 3. 7 minus 6, 1. 6 minus 4, 2. 4 minus 2 plus 2 and 83 minus 2 plus 81। इसका जब आप टोटल करोगे तो यह आपको देगा 129 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 129 सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपको कई मिलेंगे टीचिंग एग्जाम्स में, ये बड़े फेमस क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 और 2 क्वेश्चंस या इससे ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं, और ये आप इजीली कर भी सकते हैं। ओके, नाउ लिस्ट ए, ऑप्शन 1 डिस्क शेड्यूलिंग। अब इनमें से डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सा है? डिस्क शेड्यूलिंग इज मैचेस विद थर्ड, दैट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम। CPU scheduling, shortest job first, 1. Page replacement, least recently used. Deadlock, Banker's algorithm. Banker's algorithm आपको पता ही है, इट्स अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। The strategy that allocates the smallest possible chunk of disk space that is sufficient to the file is A. Nearest fit, B. Best fit, C. Worst fit, or D. First fit. So the correct answer is B. Best fit. अब हम बाकी सारे फिट देखते हैं कि वो कैसे यूज होते हैं।
एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बेस्ट फिट का। बेस्ट फिट के अंदर अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारे पास सपोज 4 जॉब्स हैं। जॉब 1 है 90 के, जॉब 2 20 के, जॉब 3 50 के एंड जॉब 4 200 के। फाइन। अब हमारे पास मेमोरी एलोकेट करने के लिए ब्लॉक्स कितने हैं, उन ब्लॉक्स का साइज क्या है? तो उन ब्लॉक्स का साइज हमारे पास है 50, 100, 90, 200 एंड अगेन 50। ठीक है। अब बेस्ट फिट एल्गोरिथम में होता क्या है, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहले थ्रू आउट द मेमोरी, मतलब आपको ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं, वो थ्रू आउट द मेमोरी पहले वो सर्च करेगा और उसके बाद एलोकेट करेगा जॉब को, जहां पे मिनिमम पॉसिबल मेमोरी पार्टीशन हो, ताकि मेमोरी की वेस्टेज जो है वो कम हो। ठीक है। अब जैसे जॉब 1 है 90 के, अब ये आई, पहली जॉब आई, इसने मेमोरी में सर्च करना शुरू करा, ये पहली 50 के, 100 के, 90 के, तो जॉब 1 जो है वो थर्ड मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें अनयूज्ड पोर्शन हमारा 0 बचा। ठीक है। सिमिलरली जॉब 2 आई, अब जॉब 2 पहले सारे उसमें देखेगी 20 के, किस इनमें से कौन से ब्लॉक में सबसे कम मेमोरी वेस्टेज होती है। तो जॉब 2 आई, इसने सारा देखा तो इसको 50 के वाला ही मिल रहा है, तो जॉब 2 जो है वो पहले ब्लॉक को एलोकेट हो गई। यहां पे मेमोरी वेस्टेज कितनी है 30 के। फिर आई जॉब 3, जॉब 3 ने फिर सारा सर्च करा, वो यहां पर आ जाएगी लास्ट ब्लॉक में। यहां पे फिर मेमोरी वेस्टेज 0 है। फिर जॉब 4 है 200 के, इसने सारा सर्च करा, ये यहां पर आ गई, जहां पे 200 के लिखा, भाई यहां तो आ नहीं सकती, तो जॉब 4 आपकी यहां पे इस 4th मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट हो गई। यहां पे मेमोरी वेस्टेज आपकी कितनी हुई 0। फाइन। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फिट में क्या होता है। अब हम फर्स्ट फिट में देखते हैं। फर्स्ट फिट के अंदर जॉब 1 हम ले लेते हैं 90 के, जॉब 2 ले लेते हैं 20 के, जॉब 3 ले लेते हैं 50 के एंड जॉब 4 ले लेते हैं 10 के। और हमारे मेमोरी ब्लॉक कौन से हैं? मेमोरी ब्लॉक हम सेम ही ले लेते हैं 50, 100, 90, 200 एंड अगेन 50। अब फर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो पूरे पार्टीशन में सर्च नहीं करता किसी एप्रोप्रिएट पार्टीशन के लिए, वो जॉब जो है वो उस पहले मेमोरी पार्टीशन को ही एलोकेट कर देता है, अगर उसका सफिशिएंट साइज है तो। अब जैसे जॉब 1 आई, जॉब 1 इज फॉर 90 के, जॉब 1 आई, यहां तो वो आ नहीं सकती, वो सीधा 100 पे आ रही, तो वो अगला नहीं देखेगा, वो इसको ही पहली जॉब एलोकेट कर देगा। फिर जॉब 2 आई 20 के, वो उसने ऊपर से आया, उसने कहा 50 वाले के अंदर तो आ ही जाएगी, तो जॉब 2 50 वाले को मिल गई। जॉब 3 50 के, वो जॉब 3 जो है वो थर्ड ब्लॉक को एलोकेट हो गई। तो यहां पे भी आपकी मेमोरी वेस्टेज हुई, यहां पे भी हुई, यहां पे भी हुई। ठीक है। अब जो लास्ट जॉब थी वो आई 10 के,
अब 10K आई, भी पहले वाला भरा हुआ है, दूसरा है, तीसरा है, वो आई सीधा ब्लॉक 4 के अंदर। यहां पे भी मेमोरी वेस्टेज आपकी बहुत हुई। फाइन, फर्स्ट फिट जो है वो आपका ऐसे काम करता है। अब सपोज अगर मेरे पास एक जॉब और होती, वो जॉब है 100K की। अगर 100K की जॉब और होती और अगर मैंने इसको अब यहां पे एलोकेट करना है, तो ये किसको मैं किसी भी मेमोरी ब्लॉक में एलोकेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये वाली जो जॉब 5 है ये वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी और ये वहां तब तक वेट करेगी जब तक कि रिक्वायर्ड मेमोरी जो इसे चाहिए वो फ्री नहीं हो जाती। नाउ एग्जाम्पल 3 फॉर वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में हम जॉब्स ले लेते हैं। जॉब 1 फॉर 10K, जॉब 2 फॉर 20K, जॉब 3 फॉर 30K एंड जॉब 4 फॉर 200K। और हमारे मेमोरी ब्लॉक कितने साइज के हैं? 50, 100, 90, 200 एंड अगेन 50। जो वर्स्ट फिट होता है वो डायरेक्टली ऑपोजिट होता है बेस्ट फिट के। इसके अंदर क्या होता है, सीपीयू जो है वो सर्च करता है एक एम्प्टी मेमोरी ब्लॉक जो कि एक्सेप्शनली बिगर होता है जो देन द डिमांडेड मेमोरी, और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी वेस्टेज जो है वो वर्स्ट फिट में होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जॉब 1 आई, चाहिए उसको 10K। अब इसमें मैक्सिमम उसको कहां मिल रही है मेमोरी? यहां पे 200 वाले ब्लॉक में, तो जॉब 1 इसको हमने एलोकेट कर दिया। जॉब 2 आई 20K, अब इसके बाद मैक्सिमम कहां है? यहां पे जॉब 2 यहां पे चली गई। जॉब 3 आई 30K, मैक्सिमम कहां है? 90 वाले ब्लॉक में, जॉब 3 यहां आ गई। बच गई जॉब 4। अब 200K को कहां भेजोगे? क्योंकि ब्लॉक 1, ब्लॉक 5 सब ये दोनों तो अनऑक्यूपाइड रह गए, बच गया ये 200K, तो ये हमेशा अनअसाइंड रह जाएगा। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, ऑप्शन बी रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, ऑप्शन सी डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम एंड ऑप्शन डी बेलेडीज एनॉमली। तो ये देखते ही पता चल रहा है दीज 3 बिलोंग्स टू or related to synchronization in operating system. So the correct answer is option D, Bailey's anomaly. Bailey's anomaly जो है ये कॉमनली हम एक्सपीरियंस करते हैं फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर, and it is the name given to the phenomenon where increasing the number of page frames results in an increase in number of page faults for a given memory access pattern. फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में होती है बेलेडीज एनोमली। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स इन जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग ए डर्टी बिट, no, B compaction, no, C aging, yes. So the correct answer is option C, aging. Now last question, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, इवन आपके गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम्स एंड इवन इन आईटी ऑफिसर्स एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसे ध्यान से सुनना। आप प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द कोड। अब हम फॉर्क की बात करें, फॉर्क जो है वो एक सिस्टम कॉल होता है विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस विच इज कॉल्ड अ चाइल्ड प्रोसेस, जो कि कॉन्करेंटली रन करता है विद द प्रोसेस दैट मेक्स द फॉर्क कॉल। अब फॉर्क कॉल क्या करता है,
ये एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है अब हमारे पास, जैसे एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, पहली फॉर्क स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इसने एक अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया और एक तो ये खुद है ही। ठीक है, अब दूसरी फॉर्क कॉल हुई, अब ये जो चाइल्ड प्रोसेस है ये भी एक पेरेंट प्रोसेस की तरह ही वर्क करेगा। इसने एक अपना चाइल्ड प्रोसेस और क्रिएट कर दिया और एक तो ये खुद है ही, और यहां पे इसने क्या करा, ये भी अब एक पेरेंट प्रोसेस है, इसका एक चाइल्ड प्रोसेस और एक ये खुद। ठीक है, अब थर्ड फॉर्क कॉल हुई, C2 जो है वो एक्ट करेगा एज अ पेरेंट प्रोसेस, इसने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करा और एक ये खुद है। C1 ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करा, एक ये खुद आ जाएगा। C3 ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करा और एक ये खुद आ जाएगा। सेम हेयर, P ने क्या करा, P भी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। ठीक है, और एक ये खुद तो पेरेंट प्रोसेस आएगा ही। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस कितने क्रिएट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट होंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। 7 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है विद n फॉर्क स्टेटमेंट्स। अगर n फॉर्क स्टेटमेंट्स हैं तो हमेशा 2n -1 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, नंबर ऑफ फॉर्क स्टेटमेंट्स कितनी है, 3, तो n की वैल्यू है 3। अब हम फॉर्मूले में डालेंगे 2⁻³ -1, दैट इज 8 - 1 7। डायरेक्टली आंसर आ गया 7। ऐसे करोगे तो भी 7 आएगा, बट ये इजी मेथड होता है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।